आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सुशील बजाज। तो आज अपना कीमती समय निकालने के लिए डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो इससे पहले कि हम डॉक्टर सुशील बजाज से बातचीत चालू करें, आपको मैं थोड़ा सा इनके बारे में कुछ जानकारी बताता हूँ। इन्होंने फाइनेंस में पीएचडी की है, बहुत ही अनकन्वेंशनल सब्जेक्ट है, शायद आपको नहीं पता होगा। इन्होंने स्टॉक मार्केट से रिलेटेड पीएचडी की है। तकरीबन 4 बुक्स आप लिख चुके हैं इसी स्टॉक मार्केट फाइनेंस के ऊपर। ये बड़े एक फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर भी हैं। इनका खुद का यूट्यूब चैनल है और जगह जगह जा कर के ये अपने लेक्चर्स भी देते हैं। उसके साथ साथ ये एक बहुत बड़े कॉलेज में प्रोफेसर भी हैं और मल्टी टैलेंटेड और मल्टी फेसेड पर्सनैलिटी हैं। बहुत यंग एज में इन्होंने फाइनेंस के बारे में बहुत डीप रिसर्च भी की है और इनकी रिसर्चेज एज आई नो कुछ इंटरनेशनली भी रिसर्च जर्नल्स के अंदर आती है। सो आप अभी तक समझ ही गए होंगे हम बहुत बड़ी शख्सियत से बात कर रहे हैं और आपको आज इस सेशन में बहुत कुछ जानकारी मिलेगी जो कि प्रैक्टिकल है, जो कि बहुत डीप है। सो थैंक यू सो मच फॉर स्पेयरिंग योर टाइम। सबसे पहले तो एक बहुत सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहब कि आजकल क्या है ना, लोग इन्वेस्टमेंट को यूँ देखते हैं कि यार मैंने कहीं पैसा डाला और वो फटाफट से दुगना तिगना 10 गुना कैसे हो जाए। बीच में क्रिप्टो करेंसीज में ऐसा हुआ था, फिर बीच में ऐसा हुआ कि स्टॉक्स हमारे कोविड के बाद एकदम से अच्छा मार्केट ने रिटर्न दिया तो सबने बोला कि नहीं वहाँ लगा दो, एकदम से बहुत वो हो गया, हाइप हो गया। फिर मैक्रो इकोनॉमिक कुछ ऐसा हुआ कि उसमें थोड़ा स्लो हो गई, स्टैग्नेंट हो गई, मगर लोग चाहते हैं बस यहाँ पैसा डाला और वहाँ पे डबल हो जाए और ये पेशेंस नहीं होता। तो आप जो हमारे यंगस्टर्स हैं जो अपने इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर रहे हैं या फिर प्रोफेशनल हैं मेरे जैसे जो ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे हैं, इन सबको इन्वेस्टमेंट के कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स के ऊपर कुछ जानकारी देना चाहेंगे? जी, देखिए पेशेंस ही सबसे बड़ी की है इन्वेस्टमेंट को लेकर। आप अपना पैसा लगा रहे हैं और अगर आप ये सोच रहे हैं कि 1 या 2 दिन में या महीने में डबल हो जाएगा तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। एंड इफ़ यू आर गेटिंग 12% और 15% रिटर्न आउट ऑफ योर इन्वेस्टमेंट, सो दैट इज़ अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट, वेरी गुड इन्वेस्टमेंट। और पेशेंस तो होनी ही चाहिए और थोड़ा सा आपको स्टेबल भी रहना होगा, घबराना नहीं है। इसका बेस्ट सोल्यूशन आपके पास यही है कि सबसे पहले तो जब भी अपना पैसा लगाएं तो किसी की सुने ना। अब रैंडमली किसी पर्सन ने आपको कह दिया कि यार इस कंपनी का शेयर खरीद लो और हम इमीडिएटली ले लेते हैं, तो आप अपनी खुद की स्टडी करें, समझें चीज़ों को और कंपनी के फंडामेंटल्स को चेक करें। आई मीन टू से कि कंपनी की बैलेंस शीट्स क्या है, कंपनी के प्रॉफिट्स क्या हैं, इन चीज़ों को ध्यान से स्टडी करें। उसके बाद अपना पैसा आप मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करें। और देखो मार्केट में अप एंड डाउन चलता रहता है, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ कैपिटल मार्केट, चलता ही रहेगा हमेशा, घबराना नहीं है। और जब भी मार्केट डाउन जाती है तो ऑलवेज टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे घबराना नहीं, बल्कि दिस इज़ द एक्चुअली राइट टाइम टू मेक मनी आउट ऑफ द मार्केट एंड दिस इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट योर मनी इन द मार्केट। तो आप पैसा लगाइए इस वक्त के ऊपर। और जहाँ तक घबराने की बात, देखिए घबराते हम इसलिए हैं क्योंकि कई बार हम गलत कंपनी के शेयर ले लेते हैं जिसकी फंडामेंटल्स अच्छे नहीं होते हैं। ऑब्वियसली फिर वो डाउन जाएगा तो कई बार वो डीलिस्ट भी हो जाती है, डेड भी हो जाती है कंपनी। अगर आप अच्छी कंपनी के शेयर लेंगे तो ऐसा ज़रूर होगा कि जब मार्केट डाउन होगी तो उनका प्राइस भी ज़रूर डाउन होगा। तो वहाँ पर आपको क्या करना है, आपको और क्वांटिटी बाय करनी है जिससे आप एवरेज मेंटेन कर सकें। और अगर फंडामेंटल्स अच्छे हैं तो जब भी मार्केट रिकवर करेगी तो उन जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स हैं उन्हीं का कंट्रीब्यूशन होगा उस मार्केट को फिर से रिकवर करने के अंदर। तो बेटर ये है कि आप अच्छी कंपनीज़ के अंदर सोच समझ के अच्छी कंपनीज में अपना पैसा इन्वेस्ट करें और घबराइए नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, घबराहट होती ही तब है जब हम लोग गलत कंपनी के शेयर लेते हैं। तो डॉक्टर साहब आज हम जो शुरुआत करेंगे बहुत ही बेसिक क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। बहुत से लोगों को तो ये भी नहीं पता होता कि चलो उनकी सैलरी आनी शुरू हो गई, कमाना शुरू कर दिया, मगर कितना पोर्शन हमें सेव करना चाहिए, कितना हमें खर्च करना चाहिए, कितना हमें अपने लेजर के लिए खर्च करना चाहिए। तो इसका कोई ऐसा कोई सेट रूल है कि भाई, या फिर आदमी अपने हिसाब से तय करता है, वो क्या उसके बारे में कुछ बता सकते हैं सर? देखिए वैसे तो जनरल जो थंब रूल है वो तो यही कहता है कि आपको अपनी जो भी इनकम है उसका 30 to 40% पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। और मैं यहाँ पर पर्सनली ये सजेस्ट करता हूँ कि देखिए आप अपने प्रेजेंट को स्पॉइल करके फ्यूचर को अच्छा नहीं बना सकते। आपको प्रेजेंट में रहना है, उसको तो अच्छा बनाना ही है। जो आपकी नीड्स हैं उसको तो पूरा करना ही पड़ेगा, बट कोशिश यही कीजिए कि अपना 20 to 25% जरूर इन्वेस्ट कीजिए और अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा डाइवर्सिफाइड रखिए। एक सिंगल प्लेस पे सारा पैसा ना लगा के मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर अपने पैसे को इन्वेस्ट करें। सर एक चीज़ इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है कि आजकल ना, और आजकल क्या, ये काफ़ी पहले भी चला रहा था, लोग हमेशा ये कहते थे कि यार
देखो आज जो आपने बोला भी कि अपनी करंट को नहीं मारना, ये ज़िंदगी नहीं मिलेगी दोबारा, मतलब आज जो है मेरा, मैं आज क्यों तरस, मेरी इतनी ख्वाहिशें थी, मैं इतना कुछ समझ रहा था कि जब मेरी जॉब लगी तो ये करूँगा वो करूँगा, अब पैसे आ गए हैं तो यार अपने ब्रांड, अपने मतलब का ब्रांड पहनूँ, अपने मतलब का वो करूँ जो मैं चाहता हूँ ज़िंदगी में, कम से कम वो सब करूँ। तो उसमें पैसा बचता ही कहाँ है, थोड़ी सी सैलरी उसमें बचता नहीं है, फिर शादी हो जाती है, बच्चे भी आ जाते हैं, उनका अलग होता है। तो मतलब ये मान लो कि शादी होने के 4-5-6 साल बाद तक, जब तक सैलरी बहुत अच्छी नहीं होती तब तक पैसा बचता ही नहीं है। तो उस समय आपको लगता है कि क्या वो सिर्फ खर्चने का पीरियड है, वहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए या कैसे? मुझे ऐसा तो नहीं लगता। देखो यहीं पर आपको थोड़ा वाइज डिसीजन लेना पड़ेगा। कहीं ना कहीं तो आपको एक लिमिट सेट करनी ही पड़ेगी, आपको चलना पड़ेगा। अब कई आइटम्स ऐसी होती हैं जो ब्रांडेड ही अच्छी होती हैं और उनको ब्रांडेड ही लेना चाहिए क्योंकि उसकी लॉन्जिविटी ज़्यादा होती है, वो समझ में आता है। अब जहाँ पर आप जितना पैसा बचा सकते हैं वहाँ एटलीस्ट वहाँ तो बचाइए, ठीक है। मतलब अब जैसे मैं कई बार, मैं कोई एग्जांपल दे रहा हूँ जो मैंने जनरली देखा है कि मान लो कोई छोटा बच्चा है, अभी वो मतलब मे बी वो 1 ईयर या 2 ईयर्स का, और वो ग्रोइंग स्टेज पर है। अब हम उनके लिए बहुत महंगे महंगे कपड़े खरीद रहे हैं, बड़े बड़े महंगे ब्रांड्स के कपड़े ले रहे हैं, तो इट डजंट मेक एनी सेंस। तो एटलीस्ट हम उस तरह के खर्चों को अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि आपको पता है कि अगर उसके लिए कुछ कपड़ा ले भी रहे हैं तो वो कितना चलेगा। कपड़ा अच्छा है, वो लंबा चलेगा, बट पूरा तो नहीं आएगा ना हमारे बच्चे को। तो ऐसी जगह पे स्पेंडिंग क्यों करना। तो उस तरह से आप मैनेज कीजिए। आपके पास ऑब्वियसली लिमिटेड फंड्स होते हैं हमारे पास, तो कहीं ना कहीं हमें मैनेज तो करना ही पड़ता है, कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ तो करना ही पड़ता है। एब्सोल्युटली। तो इस तरह से कुछ मैनेजमेंट कीजिए अपनी। और अभी जो हमारी थोड़ी देर पहले बात भी हो रही थी, आपने बताया उस बारे में कि जितना जल्दी शुरू करेंगे तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग का भी बेनिफिट मिलेगा। आई थिंक उसके बारे में आपने काफ़ी बताया। तो आई थिंक ये दोनों चीज़ें, हाँ, कहीं ना कहीं हमारे पास स्कोप रहता है वो सब करने का। बट एक चीज़, मतलब थोड़ा सा फाइनेंस से रिलेटेड से थोड़ा हट के पूछ रहा हूँ मैं आपसे क्वेश्चन, कि आप तो इतनी रिसर्च कर पाते हैं क्योंकि आप इस फील्ड से रिलेटेड हैं, और साथ में बुक्स भी आपने लिखी हैं, साथ में आप मतलब इतनी चीज़ें आप कर पाते हैं साथ साथ, मगर आदमी ऐसे होता है वो एक ही काम में लगा रहता है, और फिर जो थोड़ी बहुत टिप्स मिलती है कि यार ये वाली जगह इन्वेस्ट कर ले, या ये वाली जगह इन्वेस्ट कर ले, या ये वाले पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट कर ले, तो लोग उधर फटाफट से चले जाते हैं कि चलो मुझे किसी मेरे दोस्त ने कुछ बताया, किसी रिश्तेदार ने बताया, और टाइम जब पूछो उनसे क्यों है तो बोलते हैं टाइम नहीं मिलता है। और आप जो हैं, आप इतना टाइम निकाल पा रहे हो, फिर भी इतनी सारी चीज़ें कर रहे हो। तो ये थोड़ा जो इन्वेस्टमेंट में गैप रहता है कि टाइम नहीं मिलता है, तो हम ब्लाइंडली दूसरे की वो फॉलो करते हैं, और टाइम नहीं मिलता पहले, वो बात, इन दोनों चीज़ों को आप थोड़ा सा बताना चाहेंगे कैसे हम ये चीज़ें दोनों कर सकते हैं? देखिए टाइम मिलना ऐसा इन्वेस्टमेंट के लिए कोई ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है एक अच्छे इंस्ट्रूमेंट को चूज़ करने के लिए। कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको सीखनी होंगी। जैसे मैं शुरू में बता रहा था कि कंपनी के फंडामेंटल्स ज़रूर चेक करो। देखिए इसको चेक करने में कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, मतलब इट टेक्स हार्डली 10 to 15 मिनट्स। और अगर आप रेगुलरली इस एक्सरसाइज को रिपीट करते हैं तो आप मतलब इतने ज़्यादा एक्सपर्ट हो जाते हैं, तो आप 5 या 7 मिनट के अंदर बहुत इजीली जज करना शुरू कर देते हैं। और अगर आप कॉन्टीन्यूस इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो धीरे धीरे ना आपको ना मार्केट समझ में आने लग जाती है, आपको इनफैक्ट शेयर्स याद हो जाते हैं, आपको उनके प्राइस मूवमेंट्स, उसके पीछे के रीजंस भी समझ में आने लग जाते हैं। तो टाइम का ऐसा कुछ वो नहीं है। मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि घंटों बैठने से आप अच्छा डिसीजन ले लेंगे। 10 मिनट भी बहुत होते हैं एक पर्टिकुलर स्टॉक को एनालाइज करने के लिए, बट आपको यह समझना ही है कि मैंने क्या क्या वेरिएबल्स है जो स्टडी करने हैं, ये समझना ज़्यादा ज़रूरी है। तो टाइम इज़ नॉट एन इशू। आई पर्सनली डोंट फील लाइक दिस कि आप, और बस ये मैं यही कहूँगा कि ज़्यादा आप लोगों से कंसल्ट ना करें। हाँ देखो कई हमारे ग्रुप के अंदर कुछ समझदार लोग होते हैं और ओबियसली आपके भी ज़रूर होंगे, तो आप एक आध से ऐसा डिस्कस कर सकते हैं जिसको आप ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, आप उनसे डिस्कस करो, बट सिंपली उनकी सुनकर इन्वेस्टमेंट ना करो। आप डिस्कशन का मेन बेनिफिट क्या होता है, आपको एटलीस्ट ये पता लग जाता है कि हाँ यार ये स्टॉक्स हैं और मुझे अब इनमें इन्वेस्टमेंट करना है। सो आपके पास एक ना लिस्ट आ जाती है, मतलब देयर आर मल्टी एंड नंबर ऑफ शेयर्स अवेलेबल इन द मार्केट ऑब्वियसली, एंड यू कैन नॉट स्टडी ईच एंड एवरी शेयर। तो ये होता है कि एक्सपर्ट से बात करने से आपको कुछ एक सिलेक्शन मिल जाता है, उस फर्दर सिलेक्शन के अंदर आप फिर आप 1 या 2 शेयर्स के अंदर अच्छी तरह से एनालिसिस कर सकते हो, तो टाइम बच जाता है आपका। और 5-10 मिनट के अंदर अच्छी तरह से आप स्टडी कर सकते हो। फॉर इंस्टेंस आप किसी भी कंपनी के रेशोज चेक कर सकते हो, प्रॉफिट चेक कर सकते हो, राइट, डेट इक्विटी रेशो क्या है, प्राइस अर्निंग रेशो क्या है, प्राइस टू बुक क्या है, जो कुछ एक न्यूज़ चल रही हैं आसपास की उनको स्टडी कर सकते हो, कोरिलेट करो न्यूज़ को कंपनी के साथ और इस तरह से जजमेंट करो, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। शुरू में थोड़ा दिक्कत आएगी ऑब्वियसली, मे बी आपको हाफ एन आवर भी लगे, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये बहुत अच्छा हो जाएगा। 5 या 7 मिनट के अंदर आप बहुत क्विकली आप स्टडी कर पाएंगे किसी भी स्टॉक को। डॉक्टर साहब, आपने टाइम के बारे में जो बोला उसमें 100% मैं एग्री करता हूँ, क्योंकि टाइम जितना हमारे आपके पास है उतना ही शायद देश के प्रधानमंत्री के पास भी है, उतने ही बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के पास है, जो टॉप जो रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड है उनके पास भी उतना ही टाइम है। तो आई थिंक इट इज़ ऑल अबाउट प्रायोरिटी, जैसा आपने बताया। डॉक्टर साहब, एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा। शुरुआत में
कई लोगों को ना बहुत वो होता है, पैसा जैसे आना शुरू होता है तो ये समझ में नहीं आता उस पैसे को कहाँ पे किस तरह से कितना अमाउंट में डालें, कौन से इंस्ट्रूमेंट में डालें, कैसे करें, तो वो कंफ्यूज रहता है। इनफैक्ट कई लोगों को तो मैंने देखा है काफ़ी समय से पैसा कमा रहे हैं मगर अभी तक भी उनको क्लियर नहीं है भाई कैसे शुरुआत करनी है बेसिक चीज़ों में अभी भी, मतलब तो उसके बारे में आप थोड़ा सा रोशनी डालना चाहेंगे, कैसे हाउ डू शुड वी मैनेज दैट? नहीं, सबसे पहले तो अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कीजिए। इंश्योरेंस ज़रूर लीजिए, हेल्थ इंश्योरेंस लें, टर्म इंश्योरेंस ज़रूर लें। मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ कि देखो आपका अपना एक पोर्टफोलियो क्या है, एक वो एक सर्कल है और उस आप इसको ऐसे इमेजिन करो कि आपकी फैमिली है वो सर्कल के बीच में है और आपने उस सर्कल को बंद करना है, क्योंकि कहीं से भी अगर वो खुला हुआ होगा ना तो आपकी फैमिली पे अटैक हो जाएगा। आपने उसको प्रोटेक्ट करना है। Absolutely. और मैं यहाँ पे फाइनेंशियल प्रोटेक्शन की बात कर रहा हूँ, सोशल प्रोटेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ। और मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर आप फाइनेंशियली प्रोटेक्टेड हो तो सोशल प्रोटेक्शन ऑटोमेटिकली आ जाती है आपके साथ। राइट। तो अगर आपका देखो हेल्थ इंश्योरेंस होगा तो बेनिफिट क्या होता है, आपने जितनी भी सेविंग्स की हुई हैं अगर आपका हेल्थ इंश्योरेंस है तो बची रहेंगी। अब कोविड में हमने देखा है जिनके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं था तो हॉस्पिटल में जाके जितनी सेविंग्स एक झटके में चली गई। और अब अगर मान लीजिए भगवान ना करे अगर आपकी डेथ हो जाती है तो ऑब्वियसली आपकी प्रेजेंस तो कोई पूरी कर ही नहीं पाएगा। बिल्कुल। और मैं ये भी कहता हूँ कि पैसा आपकी जगह भी नहीं ले सकता, बट फिर भी फाइनेंशियल फ्रंट के ऊपर आपकी फैमिली को कोई प्रॉब्लम नहीं होता अगर आपने टर्म प्लान ले रखा है। अब इसके अलावा देखिए अब प्रॉब्लम क्या आती है कि अगर आप टर्म प्लान ले लेते हो या हेल्थ इंश्योरेंस ले लेते हो तो वो टर्म प्लान क्या है, वो कोई इन्वेस्टमेंट ना हो कि क्या है कि आप अपना पैसा दे रहे हैं और एक कंडीशनल रिटर्न है कि अगर आपकी डेथ होगी तो ही पैसा आपको वापस मिलेगा जी। बट आप सिर्फ इसी पे तो रिलाई नहीं कर सकते हैं, आपको कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट भी करनी होंगी जहाँ पर आपके ज़िंदा रहते हुए रिटर्न आए, जिसको आप भी एंजॉय करें, आपकी फैमिली के साथ आप भी एंजॉय करें। तो आपको मल्टीपल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को भी साथ में लेके चलना पड़ेगा जहाँ पर अपना पैसा जरूर इन्वेस्ट करें। कैपिटल मार्केट में से कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल है जिसको आप दिमाग में रखिए और उसमें अपना इन्वेस्टमेंट कीजिए। सर इसी में एक छोटा सा क्वेश्चन और है, मतलब इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो क्या होगा वो तो एक अलग बात है, बट सबसे पहले जैसे आपने बताया कि आपका प्रोटेक्शन कवर होना चाहिए, इसमें हेल्थ इंश्योरेंस और ये सब आ जाता है। उसके बाद हमारी लाइफ के कुछ गोल्स होते हैं, जैसे कुछ गोल्स तो इमीडिएट हैं कि मुझे मे बी 2 साल बाद कुछ करना है या 1 साल बाद कुछ करना है, और कुछ गोल्स बहुत लॉन्ग टर्म है, जैसे मेरे रिटायरमेंट का गोल है या कुछ ऐसे गोल्स हैं। तो उसके बीच में हाउ शुड वी प्लान के पहले, मतलब शॉर्ट टर्म को पहले पूरा करें फिर लॉन्ग टर्म को करें, या लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों साथ में होने चाहिए? देखिए आपको थोड़ा सा प्लान करना पड़ेगा, साथ में लेके चलना पड़ेगा। ऑब्वियसली पहले तो आपको जैसे मैंने बोला शॉर्ट टर्म प्लान आपका क्या है कि आपको अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना ही करना है, थोड़ा बहुत आपको इन्वेस्टमेंट करना है। देखो शुरू में प्रॉब्लम क्या होती है ना कि हमारी फैमिली बन रही होती है, पैसा तो हमारे पास शुरू में क्या होता है थोड़ा धीरे धीरे ही बढ़ता है, शुरू में कम भी होता है, थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं, आगे धीरे जैसे हम आगे बढ़ते हैं फैमिली भी बढ़ती है और क्या कहते हैं थोड़ी इनकम भी इंक्रीज़ होती है। तो आपको करना क्या चाहिए, जैसे जैसे अपने रिटायरमेंट की तरफ जा रहे हैं ना, कुछ इस तरीके से प्लान करो कि आपकी ना फिक्स इनकम आए। ये बहुत ज़रूरी है। इसका बेनिफिट क्या है जो मुझे पर्सनली लगता है, अगर आपकी एक फ़िक्स इनकम आएगी ना, आपका एक बेंचमार्क सेट हो जाता है और उसके बाद क्या होता है कि आप ना रिस्क लेने से डरते नहीं हैं। और देखो सिंपल रूल है, मोर रिस्क मोर गेन इन्वेस्टमेंट का। तो आपको देखो रिस्क उठाना पड़ेगा। अब कई बार क्या होता है कि हम कोई जॉब कर रहे हैं और हमें आफ्टर 10 ईयर्स और 15 ईयर्स रियलाइज़ होता है यार हमें ना अपना कुछ करना चाहिए था, और उस टाइम पर क्या होता है हमारी इनकम भी अच्छी होती है, सब कुछ सही चल रहा होता है, तो हम ना डर जाते हैं। हम इसलिए डर जाते हैं यार अगर कुछ हो गया तो जो अच्छी भली चलती हमारी लाइफ है वो सारी सारी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो उस टाइम पे क्या होता है, ये जो चीज़ें होती हैं ना ये हमें ना पीछे खींचती हैं, हमें वो आगे बढ़ने ही नहीं देती हैं। अगर आप ऐसा कुछ सेटअप क्रिएट कर लो जहाँ से फिक्स इनकम है, फॉर इंस्टेंस आपने कोई कमर्शियल प्लेस ले लिया जहाँ से आपको अच्छी रेंटल इनकम आ रही है, अगर इस तरह से आप चलोगे ना, और ये काम ना आपको शुरू में ही करना पड़ेगा। उसका रीज़न ये है कि बच्चे छोटे होते हैं शुरू के अंदर फैमिली के अंदर, तो उनके लिए इतने एक्सपेंडिचर नहीं होते हैं। तो आप अपना वो जो लाइबिलिटीज़ हैं जो भी आई नहीं है, आप उस पैसे को अभी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। जैसे जैसे बच्चे बड़े होने शुरू हो जाएंगे, उनकी एजुकेशन का खर्चा, उनकी मैरिज का खर्चा आना शुरू हो जाएगा, उस वक्त पे आप पैसा नहीं निकाल पाओगे। तो अगर आप शुरू के अंदर अपनी अच्छी इन्वेस्टमेंट कर लोगे और फिक्स इनकम आनी शुरू हो जाएगी तो लॉन्ग टर्म में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये मैंने खुद ने ऐसा किया है। जो भी मेरे पास इन्वेस्टमेंट्स थी ना, उनको मैंने इस तरीके से मैनेज किया कि मैं अच्छी एक फ़िक्स इनकम जनरेट कर सकूं। उसका बेनिफिट मुझे क्या मिल रहा है, अब मेरा ना फैमिली सिक्योर हो रहा है। वाह। अब कल को मैं सोचता हूं कि यार मैं तो जॉब छोड़ना चाहता हूं और मैं तो बिज़नेस करूंगा। अब मैं ऐसे लेवल पे आ चुका हूं कि अगर मैं बिज़नेस भी कर लूँ ना, मैं रिस्क भी उठा लूँ, तो मेरी फैमिली को कुछ नहीं होने वाला, वो इंटैक्ट रहने वाली है। उसका रीज़न क्या है कि जो लाइफस्टाइल उन्होंने मेंटेन किया हुआ है ना, और उस लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए जो मंथली एक्सपेंडिचर है ना, उतना मेरी फिक्स इनकम है। बहुत बढ़िया। इससे बस ये रिस्क टेकिंग कैपेसिटी इंक्रीज़ होती है, और मुझे लगता है जब आप इस लेवल पे आ जाते हो ना, फिर आप हारते नहीं हो, बहुत बढ़िया। फिर आप खुल के खेलते हो। बहुत। इनफैक्ट इससे पहले ही मैं किससे मिला था, उनसे मैंने यही क्वेश्चन पूछा था, तो उन्होंने भी यही बोला मुझे कि
क्योंकि मैं अपना फाइनेंशियली फ्री कर दिया है अपने आप को, तो मैं ऐसे ऐसे अपने काम कर लेता हूँ और उसमें कामयाब भी हो जाता हूँ, क्योंकि बहुत खुले मन से करता हूँ। तो आपने जो बोला कि पैसिव सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए, तो आई थिंक दैट्स वेरी राइट, बिकॉज ऐसी जगह इन्वेस्ट करें जहाँ से कि आपको इनकम मिले। ऐसी जगह इन्वेस्ट ना करेंगे जो खर्चा सिर्फ खर्चा ही हो जाए। और एक चीज़ और है कि आजकल डेप्रिशिएटिंग एसेट्स में इन्वेस्ट करना बहुत ईजी हो गया है, बिकॉज EMIs बहुत रेडिली अवेलेबल हैं, और बहुत ऐसा लगता है कि यार ये तो मतलब मेरा ड्रीम था और ये गाड़ी तो मुझे लेनी थी, और अब तो EMIs में आसान से मिल रही, तो इतनी EMI तो मैं दे ही सकता हूँ। फिर लगता है कि अच्छा यार वहाँ पे वो प्रॉपर्टी है या कुछ भी है ऐसा, वहाँ पे इन्वेस्ट कर दो और वहाँ पे मुझे रहना है नहीं। तो वो EMIs के जाल में आदमी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे फंसने लग जाता है, क्योंकि अपने लाइफस्टाइल को इन्फ्लेट कर लेता है। तो शायद जो आप बोल रहे हैं उसमें नहीं जा पाता। उससे कैसे बचा जाए? वो बहुत एक बड़ा जाल है जिसमें हर आदमी फंसता ही जाता है, और फिर उसके बाद पैसे इतने बचते ही नहीं कि कहीं ऐसी जगह ना लें जहाँ कुछ इनकम शुरू हो। देखो, आपको वाइज डिसीजन तो लेना ही पड़ेगा। अब ये तो ऑब्वियसली आप सोसाइटी को देखेंगे, आप जो गाड़ी लेकर आएंगे, आप कुछ दिन के बाद एक आपसे पड़ोसी उससे बड़ी गाड़ी लेकर आ जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल। है ना। आप कोई गाड़ी लेंगे, अगले साल उससे उसी का एक अच्छा नया मॉडल लॉन्च हो जाएगा, तो कब तक पूरे करोगे? वो कहते हैं ना, योलो परचेजिंग नहीं होती, यू ओनली लिव वंस। वो जो कॉन्सेप्ट चल रहा है मार्केट के अंदर, एक ना हमने रीज़न ढूंढ लिया खर्चा करने का, बिल्कुल, कि एक ही तो ज़िंदगी है अपनी। तो देखो, वो ठीक है, एक ही ज़िंदगी है, हमें जीना भी है, बट ठीक है, अगर आपने मान लो एक गाड़ी ले ली, अब ले ली ना, उसको रखो। ये नहीं है कि हर 2 साल बाद आप गाड़ी बदल रहे हो। फ़ोन ले लिया तो बार बार उसको चेंज कर रहे हो। नहीं है उस फ़ोन में प्रॉब्लम, नहीं है उस गाड़ी में प्रॉब्लम, तो चलाओ ना उसको, क्यों इतना खर्चा कर रहे हो? तो प्रॉब्लम, मैं ये नहीं कहता कि आप गाड़ी मत लो, आप लो, अच्छी गाड़ी लो, अगर जितना आपका बजट है उसके अकॉर्डिंगली लो, जितना आप मैनेज कर सकते हो। लेकिन बार बार बदलना, या फिर आपके बजट से ऊपर की गाड़ी लेना, या अपने पड़ोसी को देखकर उसके अकॉर्डिंग गाड़ी को परचेज़ करना, ये गलत है। देखो, इसी तरीके से मैनेज करना पड़ेगा आपको। अपने फाइनेंशियल स्टेटस को समझो, उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी बाइंग करो, और आप अपना जो पैसा है उसको इन्वेस्ट करो। देखिए, आपको इस सबको, अब जैसे आपने भी बोला कि देखो डेप्रिशिएटिंग एसेट्स हैं, इनकी वैल्यू तो कम होनी है, लेकिन आप किसी कमर्शियल प्रॉपर्टी में पैसा लगाते हो अपना, तो क्या होगा? एक तो उसका प्राइस वैसे भी इंक्रीज़ होगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। दूसरा, आपको एक मंथली इनकम भी जनरेट होगी। तो आप सोच के देखिए ना, आप गाड़ी से कमर्शियल प्लॉट नहीं परचेज़ कर सकते, बट उस कमर्शियल प्लॉट से आप गाड़ी परचेज़ कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको सोचना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा। क्योंकि शॉर्ट टर्म में कई बार लोग शॉर्ट टर्म गेंस के या शॉर्ट टर्म दिखावे के चक्कर में, और एक चीज़ मैंने कहीं पे पढ़ी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी, कि सम्मान जो है ना, जिसके लिए हम भागते हैं, ईगो सेटिस्फैक्शन, वो कभी भी सामान से नहीं मिलता। तो लोग सामान से सम्मान अट्रैक्ट करना चाहते हैं, वो कहीं मिलता नहीं है। मगर डॉक्टर साहब, ये तो रही बात फाइनेंशियल एंगल की। अब आपको जब मैं देखता हूँ डॉक्टर साहब, आप एक तो बहुत यंग एज में हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें आपने ख्यातियाँ प्राप्त कर ली, और इस एज में क्या होता है, ज़्यादातर यूथ, ज़्यादातर लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं। तो आप कभी इतनी सारी चीज़ें, एक तो मैं चाहूँगा आप मैसेज दें कि भाई यार ऐसा कैसे अपने आप को इतना ऑर्गेनाइज्ड वे में आप आगे ले जाते हो कि आपने इतनी बुक्स भी लिख ली, साथ में आप प्रोफेसर भी हैं, साथ में आपने यूट्यूब में भी बहुत अच्छे कंटेंट शेयर करते हो, मैंने देखा आपके कंटेंट्स, और उसके अलावा आप रिसर्च भी करते हो और आपके जर्नल्स भी जा रहे हैं। तो इतनी सब चीज़ें मल्टीटास्किंग आप कर पाते हो, बल्कि हर एक आदमी बोलता है मेरे पास टाइम ही नहीं मिलता, और वो टाइम कहाँ जाता है वो मैं उसके बारे में बाद में बात करूँगा। बट एक आप ये सब चीज़ें कैसे करते हो, और क्या आप उसका मैसेज देना चाहोगे? पहले तो उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, ये सारी बातें देखो अपनी इंटरेस्ट की होती हैं। अब मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट ही यही है कि मुझे रिसर्च करना अच्छा लगता है, मुझे बुक्स पे काम करना अच्छा लगता है। देखो, हर एक इंसान इन्वेस्टमेंट करता है और उसका अपना एक नज़रिया होता है। मेरा भी एक नज़रिया है उस इन्वेस्टमेंट को देखने का, मैं भी उसको वर्ड्स के अंदर कन्वर्ट करता हूँ, और इसी तरह ही मैंने एक बुक को लिखा है जिस पर मैं काम कर चुका हूँ ऑलरेडी, और आगे कर भी रहा हूँ काम। तो मुझे लगता है ये सारी बातें इंटरेस्ट की हैं, टाइम की बातें हैं। देखो, आप जनरली देखो तो ना, हम ना डेली 2 या 3 घंटे ना यूट्यूब शॉर्ट्स के ऊपर या इंस्टाग्राम के ऊपर हम स्पेंड कर देते हैं, ठीक है। तो टाइम तो है हम सबके पास, वो प्रायोरिटी की बात है, आप कहाँ पे लेके जा रहे हैं। तो अपने इंटरेस्ट को पहचानिए, जहाँ आपका इंटरेस्ट है। देखो, ऑब्वियसली आप उसी जगह पे अपना टाइम लगाएंगे जहाँ आपका इंटरेस्ट होगा, किसी के कहने पे आप टाइम नहीं लगा सकते। बिल्कुल सही बात। अब जैसे आप कह रहे हो बुक्स वाली बात है, रिसर्च वाली बात है, वो इसलिए क्योंकि मैं बहुत पैशनेट हूँ इन चीज़ों को लेके। मुझे ये चीज़ें ना इतना अट्रैक्ट करती हैं ना, अगर मैं, अब यू वोंट बिलीव, मैंने एक अपना रिसर्च पेपर लिखा था, दैट वाज बैक इन 2013। अच्छा। एंड हाउ आई गॉट द आइडिया ऑफ दैट रिसर्च पेपर इज, आई वाज ट्रैवलिंग बाय हरियाणा रोडवेज। अच्छा। तो समवन वाज सिटिंग बिसाइड मी एंड ही वाज रीडिंग ए न्यूज़पेपर। तो उसका क्या था, एक पेज मेरी तरफ आ गया। अच्छा। और उस पेज में ना लिखा हुआ था कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो है ना, उनका इंडियन मार्केट के ऊपर काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट है। अच्छा। वैसे तो मुझे पता था कि इम्पैक्ट तो है, क्योंकि मैं इसी लाइन का हूँ,
लेकिन मैंने सोचा मैं अगर इस पर रिसर्च तो कभी मैंने तो सोचा ही नहीं रिसर्च के बारे में। यू वोंट बिलीव, मैं जैसे ही घर पहुंचा मैंने कुछ नहीं किया, मैं सीधा गया, मैंने अपना सिस्टम ऑन किया, मैंने एक छोटा सा सैंपल उठाया डाटा का, और जो मेरे माइंड में बस में बैठ के मैंने आइडिया जनरेट किया कि ऐसे ऐसे इम्पैक्ट आएगा, ये स्टैटिस्टिकल टूल्स लगेंगे, और मैंने छोटा सा एक सैंपल रन करके देखा एंड आई गॉट वेरी गुड रिजल्ट्स। उसके बाद मैं उसको बड़े लेवल पे लेकर गया, मैंने अपना सैंपल साइज इंक्रीज कर दिया और मैंने 6 मंथ्स उस पर स्पेंड किए, एंड दैट इज़ बीइंग सर्कुलेटेड इन यूरोप एंड मेनी अदर कंट्रीज नाउ। डॉक्टर साहब, ये क्वालिटी जो आपने बताई, आई थिंक अगर पूरे इस एपिसोड में अगर ये कोई क्वालिटी अगर पकड़ पाया और ये बात कोई समझ पाया तो आई थिंक उसका ये एपिसोड देखना सफल हो जाएगा। मगर सर एक चीज़ मैं बताना, हर आदमी बोलता है मेरा इंटरेस्ट तो इस चीज़ में है, मैं तो ये बड़ा बनना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ, वो करना चाहता हूँ, मगर उसी रोडवेज में जब वो कभी पढ़ता है ना उसके ऊपर अखबार और वो देख रहा होता है इंस्टाग्राम रील्स, तो वो अखबार फाड़ देता है, उसके इंटरेस्ट का भी आ रहा है, तो वो अपने आप को एक सेल्फ डिसेप्शन लोग करते रहते हैं कि मेरा इंटरेस्ट इसमें है, बल्कि जब एक्चुअल में जो इंटरेस्ट आता है देखते हैं तो उनका दिन के 24 घंटे में से पता चलता है 4-5 घंटे तो उनके या तो ऐसे फालतू रील्स में जा रहे हैं या फिर फालतू वो सीरीज़ कोई देख रहा है, मगर जो एक मतलब की चीज़ें हैं, मतलब के कंटेंट्स हैं, उसको बहुत कम कंज्यूम कर रहे हैं। तो वहाँ पे कोई मैसेज आप देना चाहेंगे, या ये सेल्फ डिसेप्शन कैसे काम करती है, या फिर आदमी मान ही ले कि यार मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है, मैं कुछ नहीं करना चाहता, मैं तो बस एंटरटेन ही होना है, मुझे एंटरटेन होते होते ज़िंदगी कट जाएगी, तो मतलब इसको किस तरह से लेते हैं आप? देखिए, अब अगर आपने मान ही लिया कि मैंने एंटरटेन होना है और मैंने इस तरह से चलना है तो ठीक है, फिर आप और लोगों को देखे आप इतना वो ना होइए ना कि वो लोग आगे निकल रहे हैं। देखिए, जो भी आपके सामने वाला आगे निकल रहा है उसने कुछ एफर्ट्स किए हैं, उसने मेहनत की है तभी वो आगे निकल रहा है। इंटरेस्ट होना, पैशन होना, दोनों अलग चीज़ें हैं। बिल्कुल ठीक है, आपका इंटरेस्ट है, अब जैसे आप इंस्टाग्राम पे रील्स देख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट एक फ्यूटाइल एक्सरसाइज है ना, बिल्कुल, इसमें क्या आउटपुट क्या निकलेगी आप लोगों की, तो आपको थोड़ा सा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस तो करना पड़ेगा और चलना पड़ेगा इसी तरीके से आगे। देखिए, कोई भी हो, चाहे मैं हूँ चाहे कोई और भी आपके सामने आके बैठ जाए, कितना मर्जी आपको समझा ले, सच्चाई तो ये है कि आपने ही अपने आप को समझाना है। हम आपको गाइडेंस दे सकते हैं, डायरेक्शन दे सकते हैं, यानी मतलब इससे ज़्यादा मैं एग्री नहीं कर सकता, बिकॉज मैं भी पिछले कुछ समय में कुछ बहुत कामयाब लोगों से मिला अलग अलग फील्ड्स में, और एक बात जो सबको एक ही तार में जोड़ती है वो ये है कि वो जो इंटरेस्ट है वो सिर्फ इंटरेस्ट उनके दिमाग में नहीं होता, वो एग्जीक्यूशन में भी इंटरेस्ट दिखता है। क्योंकि जब वो टाइम जो यूटिलाइजेशन है, जो इंटरेस्ट वो बोल रहे हैं दिमाग में, वह उनकी अगर 24 घंटे की विंडो देखोगे जो काम कर रहे हैं वो, तो उस विंडो में उस इंटरेस्ट का काफ़ी समय जा रहा है। नहीं तो ज़्यादातर लोग अपने दिमाग में तो एक इंटरेस्ट को बना रहे हैं कि मुझे बड़ा बनना है, मुझे ये करना है, मगर आप देखो उस 12 घंटे के कितना टाइम उन्होंने विंडो में दिया, तो बहुत कम टाइम देते हैं। ये जो आपने भी स्टेटमेंट दिया है ना, यही एक लाइन है जो इंटरेस्ट और पैशन को डिस्टिंग्विश करती है। एब्सोल्युटली, मैंने कहीं पढ़ा भी था थोड़े दिन पहले कि जिस चीज़ में आपका अगर इंटरेस्ट है, अगर उसको आप परस्यू करते हैं तो जैसा आपने बताया पैशन बन जाता है, मगर आप फ्लो स्टेज में चले जाते हैं, और वो फ्लो स्टेज एक मेडिटेटिव स्टेट हो जाती है, और वो एक ऐसी स्टेज होती है जिसमें आप उस प्रोसेस को एंजॉय कर रहे हो। जब आप किसी चीज़ को बोझ समझ के कर रहे हो तो उसका आउटपुट भी उतना ही मतलब डाइल्यूटेड आएगा उतना। तो आई थिंक जो आपने बताया कि आपने उसको देखा और फिर गए पढ़ा और उस पर रिसर्च किया और आज वो इतने देशों में उसकी चर्चा हो रही है, तो आई थिंक दैट इज़ बिकॉज ऑफ द जो आपने अंदर से उसको फ्लो स्टेट में आप चले गए, तो आई थिंक दैट्स कमेंडेबल। और उससे और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है ना, वो कहते हैं आप ना परफेक्शन की तरफ मूव कर जाते हो। कई बार आप कोई काम कर रहे थे, मैं किसी चीज़ पे काम कर रहा हूँ, मुझे रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिल रहे हैं, तो मैं इतनी इजीली उसको एक्सेप्ट नहीं करूँगा, मैं कॉन्टीन्यूसली काम करता रहूँगा जब तक मुझे खुद को सेटिस्फेक्शन नहीं होगी ना कि ना दिस इज़ द राइट थिंग आई वॉन्ट नाउ, तभी मैं आगे परस्यू करूँगा, वरना रुका रहूँगा वहीं पर ही मैं। और अभी डॉक्टर साहब आपसे एक और डायमेंशन है लाइफ की, जिसके बारे में बात करना चाहूँगा आपसे। मेरी बात हो रही थी थोड़ी देर पहले, हमने बताया मुझे हर आदमी को ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में जितना स्ट्रेस है उतना किसी की लाइफ में नहीं है। मतलब मेरी लाइफ में इतना स्ट्रेस है इसलिए मैं ये नहीं कर पा रहा, इसलिए वो नहीं कर पा रहा, इसलिए मेरे को टाइम नहीं मिल रहा। और आदमी ये नहीं देखता कि मेरे से नीचे कितने लोग हैं जिनको खाना भी नहीं मिल रहा, मतलब वो तो खैर अलग ही चीज़ है। बट अपने साथ के लोगों से भी कंपैरिजन में उसको ऐसा लगता है कि बस मेरे ऊपर सारा स्ट्रेस है, तो मैं ना तो पढ़ाई कर पा रहा, ना अच्छा कंटेंट कंज्यूम कर पा रहा, ना मैं अच्छी तरह से इन्वेस्टमेंट कर पा रहा। तो एक जो विक्टिम माइंडसेट जो आदमी लेके बैठा रहता है हमेशा, इसके बारे में कुछ आप बोलना चाहेंगे, कोई मैसेज देना चाहेंगे? बिकॉज आप एक बहुत मतलब कम एज में आपने बहुत सारी चीज़ें की हैं, तो आई एम श्योर आप उस माइंडसेट के लोगों से भी मिले होंगे और आप दूसरे माइंडसेट के लोगों से मिले होंगे, तो एक कोई इस बारे में आप कुछ शेयर करना चाहें? देखिए, सेल्फ विक्टिमाइज होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। हर आदमी प्रॉब्लम फेस कर रहा है, हर किसी की नेचर ऑफ प्रॉब्लम डिफरेंट हो सकती है। देखो, घबराने से क्या होगा, बैठने से तो कुछ होने से रहा। बिल्कुल करो ना, कोशिश करो, लगे रहो, सोल्यूशन ज़रूर निकलेंगे। कई बार मैंने भी प्रॉब्लम को फेस किया है, कई बार मेरे को भी डिप्रेशन आया है, कई बार मैंने भी ये सोचा है कि यार
मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब इन चीज़ों का आउटपुट तो कुछ है नहीं। कई बार ऐसा होता है, हर किसी की ऐसी स्टेज आती है, बट घबराने की, जो दूसरों को देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर ठीक है दूसरे आपको अच्छे लग रहे हैं क्योंकि मे बी आपकी जो प्रॉब्लम है वो उनकी प्रॉब्लम नहीं है, तभी आपको वो अच्छे लग रहे हैं, बट उनकी कोई ऐसी प्रॉब्लम होगी जो आपसे वो शेयर नहीं कर रहे, आपको पता नहीं है उसके बारे में, और क्या पता वो भी आपको देख के थोड़ा सा ऐसा हो रहा हो कि यार ये तो बड़ा अच्छा लाइफ जी रहा है और मैं वैसा नहीं कर पा रहा। तो इसमें मुझे इतना बस समझता हूँ कि रुकने की ज़रूरत नहीं है, लड़ते रहो, धीरे धीरे चीज़ सेटल होनी शुरू हो जाएंगी, 1 बाय 1 हर चीज़ सेटल हो जाएगी। एक लेवल पर आके ऐसा ज़रूर होगा कि जब चीज़ें सेटल हो जाएंगी तो आपको बहुत ही कम टाइम देना पड़ेगा और अपने आप टाइम मैनेज होना शुरू हो जाएगा। वो 24 घंटे अपने आप प्रॉपर मैनेज हो जाएंगे, बस आपको डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। तो डॉक्टर साहब, ये तो आपने बिल्कुल सही बात बोली कि हर एक की लाइफ में अपनी अपनी भसड़ है, अब वो किस डायमेंशन में अलग हो सकती है। थोड़ी सी कुछ पर्सनल सवाल आपसे पूछना चाहूँगा डॉक्टर साहब के। डॉक्टर सुशील बजाज जो इतना कुछ करते हैं, जब वो फ्री होते हैं, उनको लगता है रिलैक्स होना है, तो वो क्या करते हैं? आई लाइक टू ड्राइव एक्चुअली। मुझे गाड़ी चलाना बहुत पसंद है, कार चलाना, तो मैं बाहर निकल जाता हूँ। और मुझे वैसे तो वेब सीरीज़ देखना भी अच्छा लगता है, बट मतलब आई एम नॉट गेटिंग इनफ टाइम फॉर ऑल दिस। हाँ, बट मुझे ना गज़ल सुनना बहुत अच्छा है, मतलब आई लाइक जगजीत सिंह। तो मैं मतलब वो गाड़ी चलाना और गज़ल वाला जो मेरा एक कॉम्बिनेशन तो कभी रात को थोड़ा ऐसे टेंशन में हो तो आप मैं बाहर चला गज़ल लेके, और गज़ल लेके चला जाता तो हूँ। कोई कई साथ बार- में किसी को लेके जाते हो या नहीं, अकेले? मैं नॉर्मली अकेला जाता हूँ। अच्छा। कहीं रुक के चाय चुई पी ली अकेले में, कहीं पर रोड साइड पे गाड़ी को रोक दिया, तो अच्छा लगता है मुझे। वो मुझे बहुत रिलैक्सिंग सा लगता है, बल्कि मैं बिल्कुल रिफ़्रेश हो जाता हूँ, मेरी बैटरी ना 100% चार्ज हो जाती है फिर से। अच्छा डॉक्टर साहब, आपका अभी वैसे तो ये ज़्यादा नहीं हुई, बट जितनी भी होगी, मान लीजिए आप 18 साल के हैं। अब 18 साल में आपको जितनी विजडम आज तक आपके पास है, अगर ये दी जाए, या फिर जितना पैसा आपके पास आज तक है, जितना भी टोटल है, वो दिया जाए, तो आप दोनों में से क्या चूज़ करेंगे और क्यों? मैं तो ऑब्वियसली विजडम को ही चूज़ करूँगा। उसका रीज़न भी है, पैसा तो मैं फिर से कमा लूँगा, पैसे से विजडम नहीं आएगा, विजडम से पैसा ज़रूर आ जाएगा मेरे पास। ओके। तो मैं अगर और ये मैंने एक्चुअली ना एग्जीक्यूट करके देखा है। हाँ हाँ तो मैं आपको थोड़ा सा अपना फैमिली का बताऊँ ना, अगर वैसे तो जब मेरे फादर ने मुझे, मेरे पापा बिजनेसमैन रहे हैं, तो पापा ने मुझे बहुत कुछ, जैसे कुछ एक इन्वेस्टमेंट्स पापा ने की हुई थी मुझे दी, तो वहाँ पर ना बहुत डिस्टर्बिंग सा था वो, मतलब मैंने मिसमैनेज सा था काफ़ी ज़्यादा। तो विजडम ही काम आया, हाँ बहुत सोच समझ के काम किया, पैसे को संभाला भी सही, काफ़ी सारे लोन्स भी थे, उनको उतारा भी सही, धीरे धीरे मैनेज किया। तो मुझे लगता है उससे, उस कारण से मैं ज़्यादा ग्रो किया, मतलब बहुत। इसी चीज़ से जो आपने बताया कि आप विजडम लोगे, तो आई थिंक एक और डीप मैसेज है उन सब के लिए जो अपनी यंग एज में अपनी पैसा कमाना ही शुरू किया है, कि जितना ज़्यादा अपनी विजडम को कलेक्ट करने में, एक्यूमुलेट करने में आप डाल सकते हो, उतना ज़्यादा अच्छा है। सिर्फ पैसे के पीछे शुरू में, और वो इन्वेस्टमेंट आई थिंक पैसे की कहीं अगर सेल्फ डेवलपमेंट पे होती है शुरू के कुछ टाइम में, एब्सोल्युटली। दैट विल फेच मल्टीपल टाइम्स हायर रिटर्न्स। देखिए बिल्कुल, मैं तो मानता हूँ आपको शुरू में पैसे के पीछे भागना भी नहीं चाहिए, बिल्कुल भी। देखो, आज आपने एक पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन ले लिया है और आपने एक, मान लीजिए आप किसी क्लैरिकल पोस्ट पे लग चुके हैं सपोज, या कोई भी आपने जॉब ले लिया। अब क्या होगा, 8 या 10 सालों के बाद क्या होगा ना, फिर आप आगे नहीं पढ़ पाओगे, आपकी एक एज लिमिट भी होती है, फैमिली के रिस्ट्रिक्शन भी होती हैं। उससे क्या होगा, एक लैडर होता है, आप उस पर एक लेवल से ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाओगे। शुरू के अंदर आपको अपना जो इन्वेस्टमेंट है अपने ऊपर करना चाहिए। आप एजुकेशन लो, एक्सपीरियंसेस लो और अपने आप को एक लेवल पे लेकर जाओ। उसके बाद क्या बेनिफिट होता है, एक अच्छी पोस्ट आप ले लेते हैं तो उससे क्या होता है, आपकी अच्छी इनकम जनरेट होनी शुरू हो जाती है। और सबको पता है मनी अट्रैक्ट्स मनी। देखो, पैसा कमाना है तो पैसा लगाना भी तो पड़ेगा ना। बिल्कुल, तो एब्सोल्युटली, पैसा लगाना है तो फिर पैसा कमाना भी पड़ेगा। एब्सोल्युटली। तो पहले तो खुद आप पहले अपने आप को इतना बना लीजिए ना, इतना काबिल बना लीजिए कि इतना पैसा कमा सकें आप। बिल्कुल। और अगर पैसा कमाना है तो पहले अपने आप पे इन्वेस्टमेंट कीजिए, एजुकेशन लीजिए, ठीक है। तो मैंने भी शुरू किया था, तो मैं पहले मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता था। ओके। उसके बाद मैं टीचिंग में आया हूँ। और जब मैं टीचिंग में आया ना, तो मैंने पहले अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट किया। मैंने पहले पीएचडी किया 2009 to 13। ओके। 2009 to 13 मैंने रिसर्च किया, पीएचडी किया। Wow. और व्हेन आई वाज 22 आई स्टार्टेड राइटिंग ए बुक। वाओ। और वो कैसा हुआ, क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा, आई स्टिल रिमेंबर आई वाज टीचिंग पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स दैट टाइम एंड आई वाज टीचिंग देम स्टॉक मार्केट। आई रियलाइज़ कि इनके पास कोई कंटेंट अवेलेबल नहीं है, और जो कंटेंट अवेलेबल है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, मुझे भी वो कंटेंट इतना अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा। तो मेरे में वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि यार मैं क्लास में जा रहा और मैं बोल रहा हूँ, मुझे लग रहा है नहीं, इसमें तो यार एक कमी है। अच्छा। और वो मुझे कमी क्यों महसूस हो रही है, क्योंकि मैं रिसर्च कर रहा हूँ, मुझे पता है कि ये गैप है यहाँ पर। तो मैंने उसी चीज़ को मैंने फिर से देखा, अपने नज़रिए से देखा, और मैंने बुक को लिखना शुरू किया।
वाह। मैं लगातार 2 साल उसकी पायलट टेस्टिंग करता रहा बच्चों के ऊपर। तो मतलब पहले मैंने अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट किया पूरा का पूरा, उसके बाद मैं आगे बढ़ा। और जब मैं अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करता रहा ना, मेरी जो क्लैरिटी आती गई थॉट्स के अंदर, इन्वेस्टमेंट को लेकर क्लैरिटी आती गई, उसको मैंने फिर इंप्लीमेंट भी किया। उसके रिजल्ट्स आज यही है कि मैं आज थोड़ा सिक्योर फील करता हूँ, फाइनेंशियली सिक्योर फील करता हूँ। वाह, तो ये जीता जागता एग्जाम्पल है आप सबके लिए, डॉक्टर सुशील बजाज का, जिन्होंने जॉब के बाद पीएचडी परस्यू की, और उसका आज जो भी कुछ आप देख रहे हो, जितना कॉन्फिडेंस है और जितना कॉन्फिडेंस उनकी फाइनेंस को लेकर के है, वो सिर्फ और सिर्फ उनकी विजडम, जिसके ऊपर उन्होंने पैसा भी डाला, टाइम भी डाला, उसकी वजह से है। तो हैट्स ऑफ सुशील जी। आई थिंक ये बहुत ही इंस्पायरिंग जर्नी है, और ये पूरी जो डिस्कशन है ये कहीं ना कहीं, एक तो डेफिनेटली आप जैसे लोगों से मिलने का मौका मिल रहा है, मेरा ये सौभाग्य है। दूसरा, आई थिंक जो भी हमारे व्यूअर्स हैं अगर इसको देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी थोड़ी सी बात भी पकड़ लेंगे, तो आई थिंक और वो इस्तेमाल कर लेंगे अपनी लाइफ में, तो आई एम श्योर इट विल ब्रिंग इन अ वेरी वेरी बिग पॉजिटिव चेंज इन देयर लाइफ। तो ये एक बहुत ही क्लासिक एग्जांपल है दोस्तों, कि किस तरह से आप थप्पेड़ों से जितना सीखते हो उतना आप अपने अच्छे टाइम से नहीं सीखते, जितना बुक से आप नहीं सीख सकते हो, जितना अपनी लाइफ की एडवर्सिटी से सीखते हो। तो आई थिंक डॉक्टर सुशील बजाज ने जिस तरह से उन लाइफ की एडवर्सिटीज़ को ना सिर्फ झेला, बल्कि झेलने से जो सीखा और सीखने को कैसे इम्प्लीमेंट किया और कैसे अपनी लाइफ को आगे ले गया, आई थिंक दैट इज़ एन एग्जाम्पल फॉर ऑल ऑफ अस टू अंडरस्टैंड कि हमें अपनी लाइफ को किस तरह से आगे ले जाना चाहिए। सो थैंक यू डॉक्टर साहब। आई थिंक आपकी कन्वर्सेशन तो ऐसी है कि हमें लगता है कि और करते ही जाएं। आई थिंक देयर इज़ नो एंड टू इट, बट क्योंकि हमें थोड़ा टाइम आउट रखना पड़ेगा, इसके लिए इसको ख़त्म करना पड़ेगा। बट अगर आपके जो काम है उसके बारे में लोग और ज़्यादा जानना चाहें, और तो कहाँ आपको ढूंढ सकते हैं? जी, मैं वैसे तो यूट्यूब पे अवेलेबल हूँ, फिनालिसिस नाम से मेरा चैनल है, FINALYSIS। तो वहाँ पर मैं जनरली, जैसे मैंने आपको बताया शुरू में बात हो रही थी कि अगर आपने कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करना है तो इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं होती है। आप 10-15 मिनट के अंदर भी एक अच्छे इंस्ट्रूमेंट को चूज़ कर सकते हैं, और वो 10-15 मिनट के अंदर कैसे आप एक अच्छा डिसीजन ले सकते हैं, मैं ऐसी चीज़ों के बारे में जनरली यूट्यूब के ऊपर डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में बताता रहता हूँ। तो आप वहाँ पर आ सकते हैं, मुझे देख सकते हैं। मैं ऑब्वियसली डालता रहता हूँ रेगुलरली, मैं वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। आई होप आपको मेरा काम पसंद भी आएगा अगर आप देखेंगे तो। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर सुशील बजाज। थैंक यू। आज इतना टाइम हमने लिया, और आई एम श्योर इस मेरी तो बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड हुआ है, हालांकि मेरी बात आपसे होती रहती है, बट फिर भी हर बार आपसे कुछ नया जानने को मिलता है, तो मुझे तो बहुत बड़ा वैल्यू ऐड हुआ। आई एम श्योर सभी को बहुत वैल्यू ऐड हुआ होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर शो। थैंक यू। बाय।